सबसे पहले तो मैं आज के इस सत्र के हमारे अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली जी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद जो है देना चाहूँगा। वह सर ने इतना ही हालाँकि निधि मैडम ने काफ़ी अच्छा एक लेक्चर दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी हमारे सर ने बहुत सारे नितिन कोहली जी ने बहुत सारे ऐसे व्यवहारिक जानकारी हमें अपने लेक्चर के माध्यम से प्रदान की, जिससे कि एक शोध करने वाले छात्र या समस्या या जो इस भारत पाकिस्तान के बीच में जो स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों को लेकर जो समस्या है उसको जानने वाले लोगों के लिए बहुत सारे जानकारी के स्रोत उपलब्ध कराए। सर ने जैसे कि सबसे पहले चाइना पाकिस्तान नेक्सस के ऊपर बात कही, किस तरह से बताया कि भले ही दोनों के बीच में संबंध है, लेकिन वह संबंध जो है दोस्त के ना होकर पाकिस्तान जो है चाइना के ऊपर आश्रित है। सर ने दूसरी इसके बाद जो है काराकोरम हाईवे की इम्पोर्टेंस के ऊपर विशेष जोर डाला, बताया कि किस तरह से काराकोरम हाईवे सीपीईसी, सीपैक और ट्रेड रूट्स इन सब चीजों के लिए उतना ही जरूरी है चीन के लिए। फिर सर ने ये कहा कि जिस तरह से सियाचिन पर अभी तक हमें लगता था, बहुत सारी बातों में हम कभी सुना करते थे कि सियाचिन पर भारतीय सेनाओं को या भारत को बहुत खर्च करना पड़ता है, लेकिन जब आज हमने सर का लेक्चर सुना और आज हमने जब इस सियाचिन क्षेत्र के महत्व को जाना, तो हमें समझ में आया कि किस तरह से केवल एक सियाचिन के माध्यम से ही हम चीन और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ उस क्षेत्र में हाथ मिलाने से रोके हुए हैं। निश्चित तौर पे खर्च जो भी होता हो, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खर्च की चिंता नहीं सामने आनी चाहिए। इसके अलावा सर ने जो हिमालयन रीजन से निकलने वाले जो वाटर रिसोर्सेज है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाला समय जो है, जो युद्ध होगा वह जल के लिए होगा। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं चीन ने एक ऐसी तैयारी कर रखी है कि आने वाले 50 सालों में अगर किसी भी तरह से जल की या वाटर रिसोर्सेज की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो उसकी तैयारी अभी से कर रहा है। दुनिया के बड़े से बड़े डैम जो है चाइना में बनाए जा रहे हैं, वो ईस्ट चाइना से वेस्ट चाइना की तरफ पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। हिमालय रेंज से निकलने वाली नदियां जो भारत में, नेपाल में, म्यांमार की तरफ जा रही हैं, इन सभी को चाइना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं न कहीं हिमालयन रीजन में जो वाटर रिसोर्सेज है, इस पे चाइना अपना कंट्रोल बनाना चाह रहा है। इसके साथ ही सर ने चूंकि मुझे लगता है कि सर का व्यवहारिक अनुभव उन सभी क्षेत्रों का है, तो हिमालयन रीजन में जितने भी पासेज हैं, जिनके बारे में सर ने हमें जानकारी दी, उनके महत्व को बताया, ये हम सभी के लिए जानकारी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। साथ ही सर ने यह भी बताया कि पिछले वर्षों में हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस प्रकार से इस पूरे सीमांत भारत चीन पाकिस्तान के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का जो जाल बिछा दिया है, उसकी वजह से हम आज वापस इन सभी क्षेत्रों में चीन और पाकिस्तान का सशस्त्र मुकाबला करने में, तुरंत मुकाबला करने में लगभग सक्षम से हो गए हैं। और निश्चित तौर पे सर की बातों से ऐसा लगा कि हमारी जो नीति है वो बिल्कुल सही ट्रैक पर है। हम बिल्कुल अपने आप को सड़क संजाल के माध्यम से बहुत ही मजबूत स्थिति में ले जाना चाहते हैं कि हमारे सामने वह स्थिति ना हो कि हमारे एक डिवीजन को मूव करने में 1 महीने लगे और चाइना आए और वहां से काम करके चला जाए। मैडम सर क्या लिए अब इन्हीं चीजों पे वैसे मैं थोड़ी सी 2 बातें अपनी भी रखना चाहूंगा, क्योंकि रक्षा अध्ययन विषय का जो है छात्र होने के नाते हम लोग शुरू से ही इतिहास, भूगोल, भू राजनीति, भू स्ट्रैटेजी को अपने मूल विषय के रूप में पढ़ते आए हैं। हालांकि मैं इन चीजों पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारी बातें आप लोगों ने की हुई हैं। और मैं एक लेमैन की तरह एक बात कहना चाहूंगा कि जब हम लोग किसी विषय पर चर्चा करते हैं या किसी विषय के बारे में सोचते हैं, तो उस विषय के बारे में हमारे सबकॉन्शियस में एक पिक्चर सी आती है। जैसे अगर हमारे सामने कोई कहे पंजाब, तो हमारे सामने नजर आएगा गेहूं का खेत या भांगड़ा करते हुए लोग। हमें हमें कोई बोलेगा दिल्ली, मुंबई, तो हमें तुरंत ही जो है राजपथ, लाल किला, परेड करती हुई सेनाएं और गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट सभी दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई जम्मू और कश्मीर का नाम लेता है, तो हमारे सामने 2 चित्र आते हैं। पहला चित्र वह जो हमने बचपन में साहित्य में, इतिहास में पढ़ा कि धरती का स्वर्ग अगर कहीं है तो जम्मू कश्मीर में है। और दूसरा तुरंत ही उसके बाद नया जो चित्र फ्लैश करता है, वो है आतंकवाद, आतंकवाद, आतंकवाद और आतंकवाद। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अभी तक जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, मैं कहूँ से लेकर 45 की एज के जो जनरेशन के लोग हैं, वो कश्मीर का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर बिल्कुल आतंकवाद की फोटो फ्लैश हो जाती है। और ये अब हमारे सामने अब प्रश्न है कि यह जो आतंकवाद है, इस आतंकवाद के पीछे कौन है? निश्चित तौर पे पूरी दुनिया को पता है कि यह आतंकवाद जो है पाकिस्तान द्वारा, हमारे सहोदर राष्ट्र पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, पोषित है। तो
ऐसी स्थिति क्यों बनी कि पाकिस्तान ने इस आतंकवाद का रास्ता भारत के खिलाफ चुना? इस बात को अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे 1965, 1971 में जिस बुरी तरह से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को न केवल युद्ध में परास्त किया बल्कि उनके मोरल को भी तोड़ दिया। और इस मोरल को टूटने के बाद पाकिस्तान को यह कुर्सी बात दे आ दीजिए गई कि वह कभी भी भारत को प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं हरा पाएगा। फिर उन्होंने स्कूल दे दो जो बेटा। एक पॉलिसी अपनाई जिसको वी विल ब्लीड इंडिया बाय थाउज़ेंड कट्स। यह जो उनकी ऑफिशियल रणनीति भारत के खिलाफ हो गई कि हम भारत से प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं करेंगे, भारत को छोटे-छोटे टुकड़ों में जो है ब्लीड कर देंगे। उसी नीति का जो परिचालन किया गया वो सीमा पार आतंकवाद, प्रॉक्सी वॉर के रूप में आया। अब उन्होंने सबसे पहले कहाँ इसका प्रयोग किया? पंजाब में। अब देखिए कि 80 के दशक में पंजाब में आतंकवाद जब अपने चरम पर रहा और फिर किस तरह से भारत ने उस आतंकवाद को कठोर नीतियों के माध्यम से जो है कंट्रोल कर लिया। और जब पंजाब में कंट्रोल हुआ तो वही आतंकवाद जो है घूम के जम्मू कश्मीर की तरफ चला गया। अब जम्मू कश्मीर में भी पिछले 20 वर्षों से हम लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर और पंजाब के आतंकवाद के बीच में अंतर क्या रहा? अंतर जो मुझे दिखाई देता है वो अंतर एक ये रहा कि पंजाब में जम्मू कश्मीर में जो धारा 370, धारा 35A जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दे रही थी, जिसके कारण इस आतंकवाद को व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप से नियंत्रित करने में बहुत समस्या आ रही थी। हम जिस तरह से पिछले वर्ष में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, तो कहीं न कहीं हमारी सरकार ने इसके जड़ में जो समस्या थी उस पे प्रहार कर दिया। और इस जड़ पर प्रहार करने के बाद हम देखेंगे कि पिछले में 3 समस्याएं वहां से दूर हो गई। सेनाओं के ऊपर पत्थरबाजी की घटनाएं कमजोर पड़ गई। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा जो राजनीतिक तोल-मोल होते थे वह खत्म हो गए और साथ ही साथ जो है आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई। तो सर मेरा कहने का यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हमारे सरकार द्वारा यह कदम उठाए गए हैं, तो निश्चित तौर पे जम्मू कश्मीर का भविष्य जो है हमारे लिए अब उज्जवल ही होगा। और हमें लगता है कि हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह वेबिनार का कि जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाए, ऐसे उपाय प्रस्तुत किए जाए जिससे कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र की दशा निर्धारित की जा सके।